बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जिस समय भी आप पढ़ रहे हो उसका बेस्ट विशेस। आज स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। तो आज जो है कुछ खास है आपके लिए। कुछ बच्चों का काफ़ी दिन से डिमांड था, है ना, कि भैया 12th तो पास हो जाएंगे, है ना, बोर्ड तो कर ही देगा, लेकिन क्या 12th के बाद में क्या करें। चलिए 12th के बाद में क्या करें इस बात को रख देते हैं। अब बात करते हैं खास करके उन बच्चों को जो बिहार बोर्ड से हैं, है ना, और वो हिंदी माध्यम से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, यानी कि 90% ऐसे बच्चे होंगे जो बचपन से, है ना, बिहार बोर्ड यानी कि स्टेट बोर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे और हिंदी माध्यम से होंगे। उन्हें इंग्लिश से काफ़ी डर लगता होगा, या कुछ कुछ को इंग्लिश अच्छा आता होगा। अगर उन्हें माहौल बैकग्राउंड मिल गया होगा तो उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आता होगा। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों से, और उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनको कभी संसाधनों का कमी नहीं होता। पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों का जो शहरों में रहते हैं, जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, है ना। उनके पेरेंट्स काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अच्छे होते हैं, है ना। उन्हें पैसों का दिक्कत नहीं होता, उन्हें अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, अच्छे कोचिंग, अच्छे ट्यूशन्स मिल जाते हैं, अच्छे माहौल मिल जाता है, हर सुख सुविधा उसे मिलते चला जाता है ना। क्लासेस में जाता है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ता है, नया कुछ सीखता है, 10th पास करता है, 12th पास करता है, उसके बाद में कोई एग्ज़ाम दिया और निकला सीधे कॉलेज, कॉलेज से कुछ किया, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन के आगे चला गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके फैमिली को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता था, वो ऐसा माहौल में रहा, है ना, उस तरह के संसाधन उसे मिलता रहा, कभी उसे किसी चीज़ का अभाव नहीं हुआ, माहौल में वो रहा तो आगे निकल गया। लेकिन दूसरी तरफ उस बच्चा के बारे में सोचिए जो गांव में रहा हो बचपन से, है ना, शुरू से हिंदी माध्यम में बिहार बोर्ड से, खासकर मैं स्टेट बोर्ड से अगर बात करता हूँ तो वो रहता है यहाँ के। आपको पता है कि स्कूल का क्या सिस्टम है, स्कूल में कितनी पढ़ाई होती है, आप अच्छे समझते हो। यहाँ पे शुरुआत से ही माहौल नहीं, घर में पढ़ाई लिखाई को उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो स्कूल जाना छोड़ने लगता है, सिर्फ कोचिंग पे भरोसा करने लगता है, फिर वो पढ़ने लगता है बोर्ड पास करने के लिए, फिर बोर्ड पास करने के लिए, फिर वो 12th पास होता है, फिर वो ग्रेजुएशन कर लेता है, फिर उसे पता चलता है कि अब जीवन में क्या करना है। होता है ना, आप बहुत सारे से अपने भैया दीदी से मिले होंगे जो डिसाइड करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में वो क्या करें। क्या वो जनरल कंपटीशन में जाएं, कुछ काम करें, कहीं बाहर कमाने निकल जाए, ऐसा होता है ना। आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? एक ऐसा बच्चा जो शहरों में रहा हो, सीबीएसई में पढ़ा हो, वो आफ्टर ग्रेजुएशन किसी जॉब में काम करने, किसी कंपनीज में काम करने, अपना लाइफ सेटल करके आगे बढ़ रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ एक गांव का बच्चा, है ना, जो गांव में पढ़ा हो, जो हिंदी माध्यम से रहा हो, जिससे संसाधन का हमेशा वो अभाव झेला हो, माहौल नहीं मिला, है ना, वो ग्रेजुएशन के बाद भी उसे पता नहीं कि उसको करना क्या आगे। ऐसा होता है ना। यस, ऐसा होता होगा। आपने ऐसे बहुत सारे से अपने भैया और दीदी को अपने आसपास में देखे हो ना। उन बच्चों को बड़ा घमंड होता है, या उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट है, या फिर ये हैं वो हैं, कि वो ये कर गए, उन्हें ये मिल गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें वो हर चीज़ मिला, हर वो सुख सुविधा मिला जो शायद किसी और बच्चे को ना मिलता है, नहीं मिल पाता आसानी से। ये तो वही बात हो गई है ना, कि एक ऐसा पौधा है जिसे माली बहुत देख रेख करता है, सुबह शाम उसको देख रेख करता है, समय पे पानी देता है, उसे हर तरह के जानवर से प्रोटेक्ट करता है ना, सब कुछ उसको निगरानी में रखता है। और वो जब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है तो वो पेड़ कहता है कि देखा मैंने कितना मेहनत किया बड़ा होने में और फल देने में। अरे यार, एक पेड़ बोलेगा कि मैंने कितना मेहनत किया बड़ा होकर के, एक बीज बोलेगा कि मैंने कितना मेहनत किया बड़ा होकर के एक फल देने में। ये कितना अजीब बात है ना। मेहनत तो वो पेड़ करेगा ना जो खुली मैदान में रहेगा, उसे सब कुछ का डर, वो ठंडा गर्मी बरसात जानवर ना खा जाए, कोई आदमी ना उखाड़ ले, कोई काट ना दे, और उस सिचुएशन में, उस माहौल में वो बड़ा होता है और तब फल देता है और बड़ा विशाल बनता है। उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि उसका, है ना। वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा हमारे समाज में जो बहुत सारे बच्चों को प्रेरित करेगा, वो भी है। लेकिन
उसे नहीं पता कि संसाधन के अभाव में कैसे आगे बढ़ा जाता है ना। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप घबराइए नहीं। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि मुझसे आज हाल फिलहाल बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछे थे कि भैया हम तो 2025 में 12th पास कर देंगे, ये पता है ना, बच्चे या बच्ची दोनों ही। तो पूछते हैं कि भैया 12th के बाद में क्या करें, भैया आप बताइए, कुछ गाइड कीजिए। हमारे पास बहुत सारा समय नहीं बचा है, बोर्ड तो पास करेंगे ही, उसके साथ में क्या करें। लड़कों का तो चलो ठीक है, लेकिन लड़कियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है उनके साथ में। जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 12th का, बहुत सारे बच्चियों का क्या हो जाता है, शादी फिक्स होता है। घर में फैमिली दबाव बना देता है कि शादी करवा देंगे तुम्हारा, ये करो वो करो, ये है ना, फैमिली प्रेशर होता है। आप लोग को बहुत सारे के होगा ऐसा, है ना। तो देखिए, पहला मैं चाहता हूँ कि अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझना। अगर आप सच में कुछ अपने जीवन में करना चाहते हो, अपने आप को बहुत आगे ले जाना चाहते हो, तो आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। अब मायने नहीं रखता कि आपने पास्ट में क्या किया, है ना, लेकिन अब ये मायने रखता कि अब आप यहाँ से क्या करोगे, है ना। आप ये भूल जाइए कि आप हिंदी माध्यम से हो और आप कुछ कर पाओगे। नो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आज बात करूँगा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो 12th के बाद में होता है। जैसे आप नाम हमेशा सुनते होंगे, सबसे पहला बात करेंगे हम लोग NDA के बारे में, फिर हम लोग JEE के बारे में, फिर हम लोग नीट के बारे में, है ना। आप ज़रूर इन सब के बारे में सुने ही होंगे कभी ना कभी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे बिहार बोर्ड वाले बच्चे, है ना, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बस भाषा की कमी और कॉन्फिडेंस उनमें कम हो जाता है थोड़ा सा, सिर्फ लैंग्वेज को, भाषा को लेकर के। तो उन्हें लगता है कि ये एग्ज़ाम जो है ना सिर्फ CBSE वाले बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, बिहार बोर्ड वाले हिंदी माध्यम के लिए नहीं है। हाल फिलहाल मुझसे एक बच्चा पूछा कि भैया मैं हिंदी माध्यम से हूँ, क्या मैं NDA कर सकता हूँ, क्या मैं JEE नीट हो सकता है मुझसे। तो मैंने उसे कहा कि बाबू, इसमें हिंदी और इंग्लिश का माध्यम ही कहाँ, आप पढ़ना चालू तो करो, है ना। कि आप जब जन्म लिए थे उस समय आपको पता था कि आप कौन से भाषा में सीखोगे, इंग्लिश या हिंदी। चलिए मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बात क्या हुआ, सिंपल सा एक स्टोरी है, सिंपल सा शॉर्ट स्टोरी है। 2 भाई था, है ना। एक भाई 18 साल का और एक भाई आई थिंक 10 साल का, है ना। 18 साल का एक भाई, जैसे आप लोग 18-17 ईयर्स के होगी 12th में, और एक बच्चा 10 साल का। दोनों भाई मस्त, दोनों जो है टहलने के लिए शाम को निकला, पढ़ रहा था दोनों साथ में। बोला चलिए भैया वो काफ़ी पढ़ लिए, थोड़ा टहलते हैं। टहलने निकल गया, टहलते टहलते काफ़ी दूर गांव से आ गया। छोटे भाई को काफ़ी प्यास लग गया, है, छोटा है ना, तो प्यास लग गया। बोला कि भैया मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगे, प्लीज़ पानी कैसे ला दीजिए। बड़ा भाई है, क्योंकि छोटा भाई बोल दिया है, पानी से लाना पड़ेगा। देखा वहाँ एक कुआँ है, कुआँ के पास गया। अब गांव का कुआं क्या होता है, एक वहाँ पे ऊपर में एक तरह से क्या बना होता है, कुआं होता है, और ऊपर में एक लकड़ी का इस तरह से कुछ बना होता है, और वहाँ पे रस्सी से लटका होता है, बाल्टी से गिराना होता है और उससे पानी खींचना होता है ना ऐसा। तो वहाँ पे वो ट्राई किया, वो पानी भरने की कोशिश किया, लेकिन अचानक से दोनों भाई गया, अचानक से बड़ा भाई का पैर फिसला और बड़ा भाई कुआं में गिर गया। अब छोटा भाई डर गया, तो वो क्या किया, वो चिल्लाने लगा बड़ा भाई कि बाबू बचा लो हमको, बचा लो, हम डूब जाएंगे। अब छोटा भाई अपने भाई को बचाना है, वो भी कूदने से डर रहा है कि हम कूदेंगे तो भैया बचाएंगे कैसे। वो देखा बाल्टी और रस्सी, वो कुछ नहीं सोचा, वो तुरंत उस बाल्टी को नीचे फेंका और उसका भाई तुरंत पकड़ लिया, है ना। अब ये 10 साल का बच्चा पूरा जान लगा दिया, जितना हो सकता था वो पूरा दम लगा दिया, और उस 18 साल के लड़के को इसने अकेले उस कुएं से, है ना, निकाल डाला। सोचिए, निकाला, उसके बाद में उसका हाथ, है ना, पूरा ब्लीडिंग हाथ से हो रहा था, पूरा छिला गया था और काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने निकाल दिया। जब वो निकाला तो बड़ा भाई बहुत ही खुश हुआ, उसको गले लगा लिया, वहीं पे दोनों रोने लगा। दोनों रोते रोते जब गांव से आने लगा घर, तो घर में आया, है, रास्ते में आया तो दोनों रो रहा था। तो गांव वाला पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम दोनों रो क्यों रहे हो। तो बोला कि नहीं, बड़ा भाई बोलता है कि हम गिर गए थे कुआं में बाहर गांव में, जो है ना, और हमको छोटा भाई वहीं निकाल लिया। गांव वाला हंसने लगा, मजाक करते हो तुम, नौटंकी करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर गया, मम्मी भी पूछी, पापा भी पूछे कि बेटा तुम लोग को हुआ क्या, इसको हाथ में क्या हुआ, तुम लोग कुछ जरूर बदमाशी की हो ना। तो छोटा भाई, नहीं मम्मी, हुआ क्या ना
कि भैया जो है ना, हमको प्यास लग गया था, हम लोग टहलने गए थे गांव के बाहर में, तो वो कुआं में गिर गए, तो हम उनको रस्सी से निकाल लिए। तो उसको आश्चर्यचकित होकर के उसकी माँ अपने छोटे बेटे को देखने लगती है और बोलती है कि तुम झूठ बोलने लगे, इतने छोटे से हो, तुम इतना छोटा सा और तुम्हारे भाई 18 साल के इतने बड़े, और तुम इसको निकाल लिया, जरूर तुम कुछ किया है, तुम गिरा है कहीं तो तुम्हारा हाथ छिला है, तुम बहाना बना रहे हो। तो बोलता है कि नहीं माँ, सच है। अब आप एक मिनट सोचिए कि ना तो गांव वालों को, ना तो खुद उसके मम्मी पापा को यकीन हो रहा था कि छोटे से बच्चे ने उस उतने बड़े लड़के को कुआं से निकाल लिया। आखिर कैसे, आखिर कैसे ये संभव हो, हाउ इट्स पॉसिबल? ये पॉसिबल होने का कारण क्या था? क्यों? क्योंकि उस बच्चे के आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था बोलने वाला, जो कि ये आदमी को, है ना, तुम जो हो इस आदमी को, अपने भाई को जो है नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम ये बहुत छोटे हो और ये तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। एक 10 साल का बच्चा का एज कितना उसका वजन होगा, और 18 साल का कितना होगा ना। तो उस बच्चे के आसपास में से कोई व्यक्ति नहीं था बताने वाला या बोलने वाला कि तुम उससे बहुत छोटे हो और तुमसे ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई नहीं था, तो वो अपना पूरा ताकत लगा सका, अपना पूरा अंदर का ताकत लगाया और उसे निकाल दिया। अगर कोई एक भी आदमी उसको बोल देता ना, तो सच में उस लड़के को वो कुएं से नहीं अपने भाई को निकाल पाता। आए बात समझ में? यही बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मीडियम, ये हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता। आप कोई भी बोर्ड में पढ़िए, वो ICC हो CBSE हो, फ़र्क थोड़ा सा पड़ता है माहौल का। लेकिन अगर आप आप ज़िद्दी हो अपने आप को लेकर के, है ना, तो आप कुछ भी कर सकते। हाँ, ये स्टोरी है, लेकिन इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि मीडियम डजंट मीन, अगर आप चाह रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि सच में करना है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है। बस वो आप हो जो रोक सकते हो, है ना। देखिए, ये मोटिवेशन वाली बात तो है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सच बात है, क्योंकि मैंने देखा है यार कि गांव के बच्चे में इतना दम होता है ना, वो किसी भी माहौल में, किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो। बहुत चाहे गर्मी हो, चाहे वो ठंडा हो या बरसात हो। मैं ऑफलाइन क्लास में जब क्लासेस लेता हूँ, गर्मी के समय में, अभी के समय में लाइट कट जाती है, उतने गर्मी में वो पूरा पसीने से भीग जाते, लेकिन फिर भी वो हारते नहीं है और लिखते हैं और पढ़ते हैं। मैं देख करके ये चीज़ को दंग रह जाता हूँ। लेकिन शहर का बच्चा का नखरा, उन्हें AC में चाहिए, पंखा में चाहिए, हर सुख सुविधा चाहिए। कभी गांव का बच्चा प्रॉपर तरीके से घर में टेबल डेस्क पे बैठ के नहीं पढ़ता, कहीं वो बैठ के पढ़ सकता है। कितना भी गर्मी हो, बरसात हो, कोचिंग जाएगा ही जाएगा, है ना। एक कॉपी लेगा पतला सा, उस कॉपी पे बार बार लिखेगा। ये है गांव का बच्चा में टैलेंट, है ना। और इसी टैलेंट को हमें आगे ले जाना है। वी हैव टू वर्क, हमें काम करना होगा। टैलेंट बहुत है, बस गाइडेंस नहीं मिल रहा है सही से। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सही से गाइडेंस मिलता ही नहीं है, और इसलिए उन्हें समझ नहीं आता। लेकिन शहरों के बच्चों को 8 क्लास 7 क्लास से ही उन्हें एकदम फोर्स किया जाता है, उन्हें गाइड किया जाता है, हर सुख सुविधा मिल जाता है, तो आगे बेहतर कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गाँव का बच्चा, उन्हें वो सब कुछ नहीं मिलता है, उन्हें गाइडलाइंस नहीं मिलता। वो 12th में 10th में तब पता चलता है कि अच्छा ये भी होता है क्या, ये एग्ज़ाम ऐसा भी होता है क्या, ये भी होता है क्या, उन्हें पता ही नहीं होता, है ना। वो मस्त रहते हैं गांव में। तो सबसे पहले बात करेंगे NDA, है ना। सबसे आज जो हम लोग, काफ़ी बातें होंगी, अब हम लोग NDA की डिस्कस करेंगे। हम हर एक एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले NDA, है ना। और ये कौन लोग, जो बच्चे क्लास 11th में हैं, 10th में हो, या आप 12th में क्यों ना हो, है ना, आप इस वीडियो को देखिए, आप कैसे और क्या करना है ये समझिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस NDA के बारे में, तो है क्या ये। तो सबसे पहले NDA का फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या? नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। आखिर ये क्या है? ये जो है NDA एक नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जहाँ पर बच्चे जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग मिलता है और वहाँ पे वो ऑफिसर्स बनते हैं। कैसे ऑफिसर्स, है ना, लेफ्टिनेंट, जनरल, कर्नल, इस तरह के ऑफिसर्स बनते हैं, है ना। अब ये जो है कैसे आखिर करें, है ना। आखिर NDA है, ठीक है करेंगे, लेकिन कैसे, आखिर क्या है, चीज़ें नहीं है, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए, तो कौन बच्चे कर सकते हैं, कौन नहीं करेंगे, सबसे पहले समझिए। अगर आप 12th पास हैं,
ट्वेल्थ पास वाले बच्चे एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं साल में 2 बार, है ना। एक साल में यानी कि 1 ईयर में इसका 2 पेपर एग्ज़ाम होता है। एक अप्रैल में इसका एक एग्ज़ाम होता है ना, और दूसरा एक सप्ट में इसका एग्ज़ाम होता है। यानी कि साल में 2 बार जो है एनडीए एग्ज़ाम लेता है। और एनडीए को एग्ज़ाम लेने वाला कौन होता है, आप इसका नाम सुने होंगे, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ये एग्ज़ाम। कौन? यूपीएससी। तो ये जो एक साल में 2 बार, एक अप्रैल के मंथ में और दूसरा सप्ट के मंथ में ये एनडीए एग्ज़ाम होता है ना। अब ये कौन इसे दे सकता है? ट्वेल्थ पास। इसका अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, मतलब कि कौन बच्चे हैं जो एनडीए को एग्ज़ाम दे सकता है, यानी कि जो ट्वेल्थ पास होगा ना वो लोग एनडीए को दे सकता है। प्लस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो मैथ्स से उन्हें पास आउट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका ट्वेल्थ पास जो होना चाहिए वो मैथ्स से होना चाहिए। मैथ्स का मतलब अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल भी है ना, अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल भी है तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर कंप्लीट बायो है, नो। अगर आपका बायो मेन है लेकिन मैथ्स ऑप्शनल में है तो आपका ये काम हो जाएगा। अगर मैथ्स मेन है तो कोई दिक्कत, तब तो भाई अच्छा है। लेकिन अगर आप बायो लिए हुए हो लेकिन आपका मैथ्स ऑप्शन है तब भी आप दे सकते हो एग्ज़ाम। कौन सा? एनडीए का। आखिर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आते हैं, पूछते हैं। तो इसमें पूछते हैं मैथ्स, है ना, मैथ्स पूछते हैं। दूसरा इसमें इंग्लिश पूछा जाता है आपका। फिर आपका इंग्लिश के अलावा आपका थोड़ा सा यहाँ पर आपका जीएस सेक्शन, जीएस का मतलब जनरल साइंस के बारे में पूछता है, और आपका थोड़ा सा रीजनिंग पूछा जाता है, और थोड़ा सा आपका करंट अफेयर्स यानी कि जो करंट टॉपिक्स जो चल रहा होता है ना, जीएस जीके जैसे आप बोलते हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का, ये पूछा जाता है। आए बात समझ में? तो एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जो यूपीएससी एक बॉडी है, एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है जो इस एग्ज़ाम को करवाता है। ये साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल के मंथ में और एक सप्ट के मंथ में। ये कौन लोग दे सकते हैं एनडीए एग्ज़ाम? जो ट्वेल्थ पास होगा। अब मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स या तो कंपलसरी हो या तो मैथ्स ऑप्शनल हो तब भी, लेकिन मैथ्स होना चाहिए आपके पास। समझ गए? अब देखो आखिर इसमें कौन कौन से पेपर होता है, मतलब पेपर का मतलब कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स से पूछा जाता है, इंग्लिश से, जीएस से, रीजनिंग से। अगर आपका ये मैथ्स और इंग्लिश ज़बरदस्त है ना तो आप पेपर निकाल लोगे रिटर्न में। तो 2 फॉर्म में एग्ज़ाम होता है इसका, एक आपका रिटर्न फॉर्म में होता है, एक रिटर्न क्वालिफाई करना आता है, और दूसरा इंटरव्यू होता है ना। पहला रिटर्न और दूसरा इंटरव्यू, ये 2 स्टेज पे ये एनडीए एग्ज़ाम होता है। पहला आपका रिटर्न होता है और दूसरा आपका इंटरव्यू होता है। क्या? पहला रिटर्न और दूसरा इंटरव्यू। तो पहला रिटर्न और इंटरव्यू में होता क्या है आप समझिए। तो यहाँ पर ये चीज़ को आप समझिए कि रिटर्न में आपको क्या पूछता है, मैथ्स पूछेगा, दूसरा इंग्लिश पूछेगा, जीएस पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, करंट अफेयर्स। लेकिन अगर आपका मैथ्स ज़बरदस्त है, अगर आपका इंग्लिश ज़बरदस्त है, तो आप इन 2 पेपर के हेल्प से आप इस पूरे पेपर को निकाल देगा, और थोड़ा सा आप जीएस पढ़ोगे। यानी कि अगर आप इस 3 टॉपिक पे, इस 3 सब्जेक्ट पे आपने कमांड कर लिया, आप इन 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से पढ़ लिए, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर आप 1 साल फुल डेडिकेट होकर के इस एग्ज़ाम को देते हो ना, तो यकीन मानो कि आप निकालोगे। चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, चाहे इंग्लिश माध्यम से हो, डजेंट मैटर। अगर आपका डेडिकेशन अगर है, अगर आप सच में आपका इच्छा है कि आपको एनडीए में जाना है और अपने आप देश को सर्व करना है ना, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो आप 1 साल आपके लिए इनसफिशिएंट है। समझ गया? तो यहाँ पर ये रिटर्न होता है। अगर आपने एग्ज़ाम रिटर्न निकाल लिया तो आप जाओगे इंटरव्यू, है ना, खड़गवासला, जहाँ पर आपका 5 दिन का इंटरव्यू होता है, 5 डेज़ का आई थिंक इंटरव्यू होता है। वहाँ पे आपको फिर नंबर्स का कुछ होता है, चीज़ें आगे प्रोसेस, और फिर वो होता है। समझ गए? तो आपको करना क्या, पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो 12th में भी है ना। अभी जो है जून का महीना चल रहा है, यानी कि आई थिंक जो है जून का मंथ चल रहा है, अभी जून है, और ये नेक्स्ट अप्रैल में होगा, और एक अप्रैल में एक अटेम्प्ट है आपका, और दूसरा नेक्स्ट ईयर का फिर सप्ट में। यानी कि अभी आपके पास में 1 ईयर कंप्लीट है। हाँ, इसमें फॉर्म भरते समय एक एज क्राइटेरिया देखा देता है, आपका बिलो 18 ईयर्स होना चाहिए या एट 18 हो। अगर एक दिन भी 18 से प्लस हो गया ना तो आप नहीं एबल हो सकते फॉर्म को भरने के लिए। समझ गया? तो आपका बिलो 18 या 18 के होने ही चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ को आप समझिएगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो 2 फॉर्मेट में, एक रिटर्न में, एक इंटरव्यू में। आप रिटर्न क्लियर करोगे तो इंटरव्यू में जाओगे। अब हम उन बच्चों के बारे में बात करें जो क्लास 12th में, अभी जून का मंथ चल रहा है और
क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं? जो कि अभी बच्चे जो 2025 में एग्ज़ाम दे रहे 12th वाले, क्या वो इंडिया की तैयारी कर सकते हैं? क्या वो इसे निकाल सकते हैं? बहुत तरह के क्वेश्चन है ना। यस, आप चाहे हिंदी माध्यम से क्यों ना हो, आप निकाल सकते हो बहुत अच्छी तरीक़ा से, लेकिन आपका पूरा समय यहाँ होना चाहिए। अगर सच में चाहते हो कि 12th के बाद में गलियों में ना भटके, छोटे-मोटे कॉलेज में ना नाम लिखाएँ, वहीं बाहर निकलना, अपने गाँव से बाहर निकलना है ना? अपने गाँव, अपने मोहल्ले को बेहतर बनाना है, अपने फैमिली को आगे लेकर के जाना है, आसपास के मोहल्ले को बहुत आगे लेकर के जाना है, बहुत सारे बच्चों का एक आइडियल बनना है, इंस्पायर करना है, उन्हें भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा 1 साल के लिए। करना क्या है? अगर आप 12th में अभी हो, आप चाहते हो, तो कुछ नहीं करना। आप हिंदी माध्यम से हो, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप हिंदी माध्यम हो, तो सबसे पहले आप काम कीजिए, अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कीजिए और शुरुआत हो जाइए इंग्लिश से लड़ना, है ना? क्योंकि चैलेंजेस तो होती हैं ना, लेकिन अगर आसान चैलेंजेस है तो मज़ा क्या? मज़ा तो उसमें है जो चैलेंजेस तो हो, लेकिन जो है काफ़ी थोड़ा सा इंसेक्ट्स है, चूँकि अभी रात का 2 बज रहा है, अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ना लाइटनिंग का वो दिक्कत है, इसीलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो हम बता रहे थे कि अगर आप क्लास 12th में हो, आप एनडीए करना चाहते हो और हिंदी माध्यम से हो, तो सबसे पहला आप अपना मैथ्स, इंग्लिश और जीएस को पकड़िए। करना क्या है, पहले इस बात को तो समझ गए अच्छे से ना? आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं, मेरा बातें को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यकीन मानिए काफ़ी हेल्प होगा। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहला, अगर आप 12th में हो, है ना, और 2025 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो और आप हिंदी मीडियम से हो। कौन से ही मीडियम से? हिंदी मीडियम, यानी कि हमारा प्यारा है बिहार बोर्ड, BSAB बोर्ड से हो, है ना, इस बोर्ड से हो। चलिए, तो करना क्या है, सबसे पहला आपको 3 सब्जेक्ट दिमाग में रखना है कि आपको मैथ्स, आपको इंग्लिश, है ना, और आपको जीएस सेक्शन को पकड़ना है, जीएस सेक्शन को। तो अब देखिए यहाँ पे, तो आपको सबसे पहला आपका प्रायोरिटी चाहिए इंग्लिश को। आपको इंग्लिश को 1 साल में जम के पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा फोकस होगा इंग्लिश पे। तो आप जो है सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्या क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे कि आप अभी से इंग्लिश ग्रामर, यानी कि बेसिक्स ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दोगे। बेसिक्स कैसे, मतलब कि अभी मैं तो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक्स से है, मेरा ग्रामर खत्म होगा, बेसिक्स से है, ये करना चालू कर दीजिए। आप कोई एक इंग्लिश का, एक ग्रामर का, एक इंग्लिश का कोई कोर्स ले लीजिए, है ना, वो 1500 का, 2000 का, 3000 का आएगा। मेरा एक सजेशन है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, जयदीप सर करके नाम का, है ना, जयदीप करके नाम के जयदीप सर, है ना, जो ये कैरियर विल पे, कहाँ पे, कैरियर विल पे पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ग्रामर के बेसिक्स जो मेरे, अगर आपको अपना बेसिक्स अगर उतना अच्छा नहीं है तो आप मेरा लेक्चर्स देख सकते हो। इंग्लिश ग्रामर का मैं भी पढ़ाता हूँ, तो मैं, लेकिन 12th बोर्ड्स के लिए, तो आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरा लेक्चर देख लो। और एडवांस में पढ़ना है, और आपका अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ में आपको बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना है और एडवांस भी करना है, तो मेरे लेक्चर के साथ साथ में आप जयदीप सर का क्या करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कैरियर विल एक ऐप है, कैरियर विल क्या एक ऐप है, आप वहाँ पे जाइए और जयदीप सर का एक ले लीजिए कोर्स, जो 6-7 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। आप ये ऐप ले लीजिए और यहाँ से आप जम के हर रोज़ 1-1 घंटा, 1 घंटा का इनका लेक्चर होता है, अटेंड कीजिए, ग्रामर का नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। तो आपका इंग्लिश सबसे पहला काम करना चाहिए कि हम जो है फोकस करेंगे ग्रामर पे, ठीक है। दूसरा जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा आपको करना है न्यूज़पेपर पे पकड़। न्यूज़पेपर का मतलब क्या, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट करना होगा। आप जिस भी एरिया में रहते हो, गांव में रहते हो ना, प्रॉब्लम है, लेकिन यकीन मानो हर गांव में एक पेपर जरूर आता होगा, है ना, इंग्लिश पेपर कहीं ना कहीं तो मिलता होगा ना। आप वहां पे जाकर के बात कर लीजिए कि देखिए अंकल, मेरे को बहुत ज़रूरी है, मैं इंग्लिश पेपर पढ़ूंगा, मेरा ये एग्ज़ाम देना है अगला साल, तो आप करो क्या कि मेरे महीना में मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको इतना पैसे दे दूंगा। नहीं तो आप कहीं और बाहर चले जाइए, है ना, किसी सिटी, पटना सिटी चले जाइए, आप महीना में 1 दिन टाइम निकालिए, आप पटना सिटी में चले जाइए और वहाँ से पेपर थोक में इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीद के लेके चले आइए। या फिर अपने गाँव में जिस एरिया
में कोई भी जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर हो उससे बात कीजिए, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पकड़िए और उससे बात कीजिए कि मुझे जो है महीना का 30 दिन का एक बार में न्यूज़पेपर दे दीजिए, है ना, मैं आपको दे दूंगा। उसको अपना रीज़न बता देना कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप मेरा प्रॉब्लम को समझिए, अच्छे से बात करोगे वो समझ जाएंगे। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, आप ग्रामर कर लिए, आप एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ोगे। क्या करोगे? आप न्यूज़पेपर को पढ़ना चालू कर दोगे। समझ गए? न्यूज़पेपर में आप जो भी पढ़ोगे आप खुद से उसको क्या करोगे, कुछ शुरुआत करोगे, आपको समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आएगा, बस पहले आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, नया नया चीज़ सीखोगे वहाँ पे, है ना। तो आपको आए या ना उससे कोई मतलब नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो, पहला चीज़। अब क्या करना है? न्यूज़पेपर करने लगे, आप अपना वोकैब पे काम करना चालू कर दो। किस पे? वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी भी आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्रामर कर रहे हो, जयदीप सर से न्यूज़पेपर रीडिंग, कोई भी पेपर उठाइए और हर रोज़ आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, वोकैबुलरी पे काम कीजिए। वोकैबुलरी कैसे होगा? तो PYQs को देखिए, आप ND का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, जहाँ पे वोकैबुलरी होगा उस वोकैबुलरीज को देखिए, उस वोकैबुलरी को सर्च कीजिए, उसके आसपास का बहुत सारे शब्द आएगा, उसका मतलब को समझिए, उसको लिखिए, उसको सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, तो आप वोकैबुलरी पे काम कीजिए। फिर उसके बाद में आप इंग्लिश में सेल्फ स्पोकन प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश में सेल्फ स्पोकन इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करना चालू करना होगा, है ना। आप क्या कीजिएगा कि आप घर के किसी आईने के सामने खड़ा हो जाइए और जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़े हो, जो कुछ भी आप समझ रहे हो, जो कुछ भी नया टॉपिक सीख रहे हो, आप सीधे आईने के सामने खड़ा होइए, खुद के बारे में बोलिए, किसी टॉपिक को ले लीजिए, कोई एसे ले लीजिए और उसको इंग्लिश में जो मन में आए वो इंग्लिश में ट्राई कीजिए बोलने का, हर रोज़ टाइम दीजिए। तो आपको ग्रामर पे फोकस करना है, न्यूज़पेपर को जम के पढ़ना है, वोकैबुलरी यानी कि PYQs पर ध्यान देना है और आपको सेल्फ स्पोकन इंग्लिश पे वर्क करना है, यानी कि जम के खुद से प्रैक्टिस करना। समझ गए? और क्या करना है? तो और में अगर हम बात करते हैं तो GS के लिए आप क्लास 6 to 10 तक के लिए आप NCERT पढ़ लो। क्या पढ़ लो? आप क्लास 6 से 10th के लिए NCERT पढ़ो। आप क्या करो? क्लास 6 से लेकर के 10 तक NCERT कौन कौन सा आप पढ़ लो? आप पढ़ लो हिस्ट्री का, है ना, 6 से 10th। आप ज्योग्राफी का 6 से 10th पढ़ो आप, है ना। आप इकोनॉमिक्स का 6 से 10th पढ़ लो। समझ रहे हो? आप जो है क्या उसको बोलते हैं, सिविक्स, जिसे पॉलिटी बोलते हैं, इनके सिविक्स बोलते हो आप ना, सिविक्स जो है आप क्लास 6 to 12th पढ़ लेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स यानी कि जिसे बोलते हैं हम पॉलिटी। तो आप 6 से लेकर के 10 तक NCERT बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, है ना। यानी कि अगर आपको सच में इंग्लिश को बेहतर बनाना है तो आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप बेसिक से कैसे? मेरे वीडियोस को देखना चालू कर दीजिए, आपने लिटरेचर को भी पढ़ना चालू कर दीजिए। मेरे वीडियोस को देखिएगा तो आपको एक बेसिक्स आइडिया मिलने लगेगा, मैंने क्या क्या समझाया, क्या क्या पढ़ाया, बेसिक मिल जाएगा ग्रामर के लिए। फिर एडवांस पढ़ने के लिए जयदीप सर को कर लीजिएगा, अपने हिसाब से प्लानिंग बनाइए। उसके बाद में न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, कहीं न्यूज़पेपर को फिक्स कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, वोकैब पे काम कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, इस घर में आईना के सामने खड़ा हुई इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए कि क्लास 6 से 10 तक का आप NCERT खरीद लीजिए। कौन सा बुक? हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का, और इसे रूटीन के हिसाब से रोज़ पढ़िए और रोज़ अंडरलाइन कीजिए, रोज़ समझिए, रोज़ लिखिए। अगर आप इतना सब कुछ रेगुलर बेसिस पे करते हो, यकीन मानिए कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा लेवल तक पहुंच जाएगा। आपका दोनों टॉपिक होगा, आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा। आप रेगुलर बेसिस पे आप हर रोज़ GS पढ़ोगे ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक आपको समझ में आएगा, आप हर रोज़ एक टॉपिक मान के, कोई आर्टिकल आ गया, कोई भी एक चीज़ आ गया, है ना, किसी चीज़ के बारे में लिखा आ गया, किसी इन्वायरमेंट पे आ गया, डॉलर सिस्टम पे आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, जॉब पे आ गया, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप पे आ गया, कोई भी टॉपिक आ गया, आप उस पर लिखिए खुद से हर रोज़। तो ग्रामर पे, रिटन पे, स्पीकिंग पे, ये सब पे प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिएगा। अगर आप ये सब रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो आपका इंग्लिश सच में अच्छा होगा। शुरुआत में इतना आसान नहीं है ना, रियली मानो, लेकिन आप अगर आपका डेडिकेशन, आपका गोल सच में है ना, तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। ये रहा बात इंग्लिश का। आपको ग्रामर
ध्यान देना, आपको राइटिंग सेक्शन स्ट्रांग करना, स्पोकन स्ट्रांग करना, पर्सनालिटी इन्हेंस करना, क्योंकि इंटरव्यू तो पास करना है ना, सिर्फ हमें रिटन क्वालिफाई का नहीं करना, हमें मेन इंटरव्यू क्वालिफाई करना, और उसका तैयारी अभी से ही होगा। आप ये सब पढ़ोगे तो आपका पर्सनालिटी इन्हेंस होगा, आप सोचने का क्षमता आपका बढ़ने लगेगा। आप ये पढ़ोगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप ग्रामर करोगे, आप सेल्फ स्पोकन प्रैक्टिस करोगे, तो आपका चीज़ें डेवलप होना चालू हो जाएगा। आई होप कि आपको इंग्लिश समझ में आ गया कि इंग्लिश में करना। इसको उतारिए, अगर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको आगे बढ़ते हैं ना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मैथ्स के बारे में, कि आखिर मैथ्स का कैसे करना आखिर, समझ गए। अब देखिए यही चीज़ आपको सेम क्लास 11th के लिए भी होगा। ये क्लास 11th अगर आप बात करते हैं तो 11th के लिए भी ये बात होगा, अगर आप 11th में हो चाहे 12th में हो, है ना। और अगर ये 25 के लिए है और इस 11th के लिए हम बात करते हैं 2026 का बात कर लेते हैं, है ना। अब बात करेंगे दूसरा मैथ्स का, कि मैथ्स का कैसे करना, क्या करना है, इसके बारे में बता देते हैं, है ना। ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको। देखिए बात करते हैं मैथ्स का, तो आपको मैथ्स कहाँ से करना, आप तभी 12th में हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो मैथ्स का आइडिया होगा ना, लेकिन थोड़ा मैथ्स को अप लेवल पे ले जाएंगे, थोड़ा सा अपर लेवल पे। तो आप कोई ऑनलाइन कोर्स मैथ्स का खरीद लीजिए जो एनडीए डेडिकेटेड मिल जाए। अगर एनडीए डेडिकेटेड यानी कि एनडीए के लिए ही अगर कोई मैथ पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो कोई जेई लेवल का, कोई जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, या फिर कोई आप ऑनलाइन में एनडीए के लेवल पे कोई अगर मैथ्स पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ से जा करके मैथ्स पढ़ सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो। तो आप मैथ्स जो है कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स को पकड़ लो, ऑनलाइन टीचर को पकड़ लीजिए और जा करके, है ना। हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो गांव में है ना। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, अगर शहरों में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा पूरा फुल फोकस तो मेरे प्यारे गाँव वालों, है ना, आपके साथ है। तो यहाँ पे ऑनलाइन टीचर, आप किसी ऑनलाइन टीचर को पकड़ लो, बढ़िया टीचर में जैसे आपको बहुत सारे टीचर हो जाएंगे। जैसे कोई भी आप एनडीए कोर्स वाला, कोई एनडीए कोर्स कर रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं एनडीए के डेडिकेटेड, तो आप वो बैच ले लो। या फिर आप कोई जेई लेवल का, कोई जेई का लेवल का आप ले सकते, जैसे पीडब्ल्यू का अभी काफ़ी ज़्यादा है, आप पीडब्ल्यू से कोई भी एक मैथ्स का कोर्स खरीद लो जो बहुत ज़्यादा बहुत ही कम कॉस्ट में आपका हो जाएगा। कोई पीडब्ल्यू एक ऐप होता है, आप वहाँ पर जा करके, क्या पीडब्ल्यू एक ऐप है जहाँ पर आप वहाँ पर जा करके आप एनडीए के लेवल का या जेई के लेवल का मैथ्स ले लो और वहाँ पर पढ़ना चालू कर दो। यानी कि पीडब्ल्यू ऐप में जाना और वहाँ पे सर्च करना, आरएनडी करना, रिसर्च जो भी करना हो, और वहाँ पे ये एक ऐप है, आप उस ऐप से पता कर लेना, आप वहाँ पर जा करके कोई एक टीचर को सेलेक्ट कर लेना, वहाँ पे कोर्स लेना और वो आपको पढ़ाएगा। समझ गया। यहाँ से ऑनलाइन टीचर को आप पकड़ लोगे, मैथ्स करोगे, आप मैथ्स आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, और ये मैथ्स आपका क्लास 11th एंड 12th। हाँ, एक चीज़ और इसमें जोड़ देंगे कि आप एनसीईआरटी दोनों ही करो। एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th आपका होना ही चाहिए। एनसीईआरटी तो आपको छोड़ना नहीं है। हमारे न्यू बिल्डअप चैनल पे, है ना, गजानंद भैया, वो आपका मैथ्स है क्लास 12th का, आप उनका देखिए। अभी वो क्या पढ़ा रहे हैं, अभी वो डिफरेंशियलिटी एंड कंटिन्यूटी भी पढ़ा रहे हैं, 5.1 वाला 5 चैप्टर है ना, वो पढ़ा रहे हैं ना, उनसे भी पढ़िए। और आप कोई ऑनलाइन टीचर को ले लीजिए जेई जो पीडब्ल्यू पे है, और वो पढ़ाएंगे। और आपको एक चीज़ तो नहीं छोड़ना, वो एनसीईआरटी को। आप एनसीईआरटी बुक खरीदिए क्लास 11th 12th को, और इसको अभी से ही बनाना चालू करिए। तो आपके क्लास में क्लास 12th और 11th का एनसीईआरटी मैथ्स बुक होना चाहिए। आप एक ऑनलाइन टीचर खरीद लीजिए जो जेई के लेवल का पढ़ाता हो या पीडब्ल्यू पे एनडी के लेवल के लिए तैयारी करवाता हो। आए बात समझ में। तो ये हो गया आपका मैथ्स का, और मैथ्स आपको रेगुलर होना चाहिए। अब क्या करना है, इसके साथ में आपको पीवाईक्यूज, है ना, पीवाईक्यूज को हमेशा रखना अपने साथ में। अपने साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल के एनडीए में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने पास में रखोगे, है ना, और देखोगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखोगे और देखोगे कि किस किस तरह का, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक में क्वेश्चन नहीं पूछता। ये चीज़ को अच्छे से कंफर्म करोगे। तो यू हैव टू कंफर्म योरसेल्फ कि किस तरह के क्वेश्चन आता है। तो पीवाईक्यूज को रखोगे ध्यान में, आप एनसीईआरटी बुक्स 11th 12th का रखोगे, और आप एक कोई ऑनलाइन टीचर से आप पढ़ना चालू कर दोगे। और रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ काम ही नहीं है, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ काम ही नहीं है। तो ये रहा आपका मैथ्स। तो इंग्लिश हो गया आपका, ये मैथ हो गया। अब बात करेंगे एक और जीएस का। जीएस को तो हम कर ही दिए, यानी कि क्लास 6 से लेकर के 12th तक का आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आप पढ़ लो।
क्लियर हो जाएगा। और फिर करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, है ना, कोई मैगजीन आता है तो मैगजीन नहीं तो कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर कर लो। आप एक यूट्यूब चैनल पे कोई एक यूट्यूब चैनल देख लीजिए जहाँ पर करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे बताता हो, और कोई भी एक यूट्यूब चैनल बढ़िया से सर्च कर लीजिए, वहाँ पर ढूंढ लीजिए, और वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स एनडीए के लेवल का, है ना, एनडीए के पर्पज़ से ही ढूंढना कि एनडीए के पर्पज़ से ही कोई एक यूट्यूब चैनल जो आपको करंट अफेयर्स करवाता हो। दैट्स इट। ये रहा आपका क्या मेन आपका। अब देखिए ये तो मोटा मोटी आपका रहा रिटन फॉर्मेट, लेकिन इंटरव्यू के लिए क्या, तो आपको इंटरव्यू के लिए कुछ हिंट करते। इंटरव्यू के लिए क्या, समझ गए, यहाँ तक तो आगे बात समझ में। अभी से ही इंटरव्यू के लिए कुछ हिंट्स मेरे तरफ से जो आपको दिमाग में रखना है। क्या, तो इंटरव्यू, है ना, मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ कि क्या क्या करना। एक आप देखो, आप एनडीए जाओगे, वहाँ पे एक ऑफिसर्स बनोगे, तो ऑफिसर का काम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ डालना होगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर डेवलप करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को आप क्या करोगे, डेवलप करोगे। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप प्रॉब्लम के बारे में ना सोच कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बारे में सोचते हो। दिस इज़ द मेन, है ना, यही सबसे ज़रूरी है। एक ऑफिसर क्या होता है, अगर उसके सामने कोई चैलेंज आ रहा है, कोई चीज़ें आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं, उस प्रॉब्लम का तुरंत वो चैलेंज लेगा और चैलेंज लेकर के उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। तो ये जो है आपका इंटरव्यू में तो आपको काम करता है। अभी से आप डेवलप करिए। आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम घर में आ गया, दोस्त में आ गया, पढ़ाई लिखाई में आ गया, लाइफ में आ गया, कोई भी चैलेंज आ गया। मान के चलो आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं है, क्या करें यार, क्या करें, काफ़ी प्रॉब्लम है। किसी का वाईफाई मांग लिए, किसी का दोस्त का हेल्प कर लिए, कोई यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर लिए, मम्मी का हेल्प लिए, मम्मा ऐसा काम है, थोड़ा सा लाइब्रेरी जाते हैं, आप लाइब्रेरी में चले जाइए, लाइब्रेरी से भाई बोले भाई ऐसा बात है, आप थोड़ा सा दीजिए, हमको वीडियो डाउनलोड करना। तो आप आइडिया लगाइए कि अगर ये मेरे पास प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम नहीं, एक चैलेंज है, इसको चैलेंज की तरह लेंगे और इसको हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यानी कि अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आता है तो आप उसके बारे में ना सोच करके आप क्या सोचोगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। आया बात समझ में। पहला तो अपने दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर डेवलप करना, प्रॉब्लम के बारे में नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना। और दूसरा एटीट्यूड, आपको एटीट्यूड डेवलप करना होगा। किस तरह का एटीट्यूड अपने आप को डिसिप्लिन का, है ना, डिसिप्लिन का अगर आप एटीट्यूड डेवलप नहीं करते हो, रेगुलरिटी को, तो बेकार है। क्यों? क्योंकि एक ऑफिसर का डिसिप्लिन ही तो सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आप डिसिप्लिन ही तो आप ऑफिसर कहाँ के और काहे के हो सकते हो, नहीं ना। तो एक ऑफिसर को क्या शोभा देता है, डिसिप्लिन का ऑफिसर है, अंदर से ही रिस्पेक्ट, है ना, होता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते हैं कि वो एक डिसिप्लिन पर्सन अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या है, सिंसियर है ना, वो प्रायोरिटी अपने पहले काम को देता है, किसी और चीज़ को नहीं देता है। तो आपको एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। एटीट्यूड में क्या, डिसिप्लिन क्या डेवलप करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी का मतलब क्या कि आपके लिए सबसे पहले क्या, आपका काम कि घूमना। मतलब जैसे आप पढ़ने बैठे हो तो पढ़ने मान के चलो कि आप घर गए, तो घर में जाने के बाद में आपका पहला प्रायोरिटी क्या होगा कि नहीं, सबसे पहले 2 घंटा मोबाइल चला लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए, पहले पढ़ाई फिर मोबाइल, है ना। तो अपने जीवन में प्रायोरिटी सेट करना सभी चालू करिए कि आपका पहले क्या है, आपको पहले करना क्या है। आपका पहले सबसे अपने जीवन में सबसे ऊपर आपका क्या रखा हुआ है, क्या दोस्त है सबसे पहले, क्या आपका गोल है सबसे पहले, मम्मी पापा है सबसे पहले, दोस्त यार है सबसे पहले, मस्ती है सबसे पहले, आपका काम है सबसे पहले। तो आपके जीवन में आपका प्रायोरिटीज फिक्स होना चाहिए कि सबसे पहले क्या है, ये कि ये, है ना। क्या घूमने जाना जरूरी है मेरे जीवन में, या फिर अभी बैठ करके पढ़ना जरूरी है, ये हुआ प्रायोरिटी। तो आपको प्रायोरिटी डेवलप करना पड़ेगा। और दूसरा क्या, फिटनेस। आपको अभी से ही अपने आप पे फिटनेस ध्यान देना, यानी कि हेल्थ, यानी कि फिटनेस बोलते हो, हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। रनिंग कीजिए एवरीडे, कुछ और नहीं कीजिए, रनिंग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, आपको जो सही लगे वो कीजिए, लेकिन ये भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई का एग्जाम है, नो, ये फिटनेस का, ये ब्रेन का भी खेल है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर माइंड डेवलप करना पड़ेगा। किसी तरह का प्रॉब्लम चैलेंज आए तो उसका सॉल्यूशन को ढूंढे। एटीट्यूड, डिसिप्लिन का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा, प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि आपका प्रायोरिटी है क्या।
और चौथा फिटनेस, हेल्थ, रनिंग, ये सब चीज़ें आपको फोकस में एवरीडे रनिंग कीजिए, चाहे जो हो जाए, बारिश है तो बारिश में रनिंग करने निकल गया, आपको पागल बोलने लग जाए, इस तरह का काम कीजिए। ये है आपका इंटरव्यू के लिए ये सब चीज़। अगर आप इन सब बातों को अगर माइंड में रेगुलर बेसिस पर रखते हैं, जहाँ पढ़ते वहाँ चिपका देते हैं और हर रोज़ एक चीज़ को दिमाग में रखते हैं, यकीन मानिए कि अगर पूरे साल अच्छे से तैयारी करते हैं ना और ये डेवलप हो गया ना, थोड़ा थोड़ा भी वहाँ झलकेगा और समझ जाएगा कि इसमें ये ऑफिसर वाला क्वालिटीज़ है। वहाँ जाकर तो इंटरव्यू में क्या आपसे ढूंढेगा, यही सब ढूंढेगा कि क्या इस बच्चे में ऑफिसर बनने लायक क्वालिटीज़ है भी कि नहीं है। अगर आपके सामने दुश्मन है तो क्या डिसीजन मेकिंग, यस एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम तो इसको हाईलाइट करेंगे सबसे ज़्यादा, इसको भी 5वां पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग कोई भी डिसीजन लेना। जैसे मान कर चलो कि आपको पढ़ना है तो आप पूछे अपने दोस्त से कि यार सुनना, हम एनडी की तैयारी कर रहे हैं, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं तो बताना। ये नहीं है, ये ऑफिसर्स नहीं है, आप खुद डिसाइड करो, आप खुद सर्च करो, आपको जो लगे वो करिए, है ना। अगर हर बात हम पूछने ही लग जाएंगे तो फिर काहे का ऑफिसर। आप वहाँ बैटल फील्ड में खड़ा हो और उधर से एनिमी यानी कि दुश्मन अटैक कर, आप बस पूछिए क्या करना, गोली चलाना है कि बम मारना है ना, कि स्नाइपर चलाना कि 47 चलाना है, ऐसा है नहीं। यानी कि डिसीजन मेकिंग, आपको निर्णय लेना आना चाहिए अपने जीवन में, छोटा से छोटा ही, है ना। आपको कैसे जाना, आपको साइकिल से जाना, आपको पैदल जाना है कोचिंग पढ़ने, आपको किस तरह का बुक पढ़ना है, आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना, हमको कितने बजे तक पढ़ना, कितने बजे तक नहीं पढ़ना, मुझे किससे बात करना, मुझे किससे बात नहीं करना, मुझे किस तरह का खाना खाना, किस तरह का डाइट करना है। इनके एवरीथिंग छोटा से छोटा डिसीजन पे फोकस कीजिए। ये छोटा छोटा चीज़ें मिलकर के बड़ा चीज़ बनता है ना। गैप तो एक बार नहीं बनता ना, लाइफ में गैप कब बनता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेते तब बनता है। यानी कि ये डिसीजन मेकिंग भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिला पाता है। अगर आप सच में एनडीए करना चाहते हो, रिटन के साथ साथ में इंटरव्यू भी, तो आपको इस तरह के चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर डेवलप करना पड़ेगा आपको। यानी कि हर बातों को आप टास्क की तरह देखिए कि नहीं, ये अगर मम्मी बोलिए कि जाओ बेटा आटा पिसाओ तो उस आटा पिसाने को आप चैलेंज लीजिए, आप हाँ माँ जाते तुरंत गए, तुरंत आ गए। ये है आपका क्या माइंडसेट, वैसा एटीट्यूड, डिसिप्लिन। अपना काम को सबसे पहले प्रायोरिटी को फिक्स कीजिए, यानी कि आपको सबसे पहले आपके जीवन में क्या है वो। उसके बाद में फिटनेस, हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपने रोज़ रनिंग कीजिए, अच्छा खाना खाइए, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, रील्स को अवॉइड कीजिए, मोबाइल फ़ोन को दूर रखिए। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, यानी कि अपने लाइफ में डिसीजंस को लेने जानते हैं कि नहीं जानते। अगर आपके इंपॉर्टेंस है, अगर आपके लिए ये एनडीए गोल है, अगर आप चाहते हैं कि आप एनडीए को कॉलेज में जाएं, मतलब कि एक ट्रेनिंग प्लेस है, कॉलेज भी एक समझ लो कि चलो, है ना, वहाँ पे 3 साल 4 साल का बेहतरीन ज़िंदगी। अगर आप एक बार एनडीए में चले गए तो आपका लाइफ सिर्फ आपका लाइफ नहीं, आपका फैमिली का लाइफ, आपके पूरे मोहल्ला का लाइफ, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का लाइफ चेंज हो जाएगा, बस एक बच्चे से। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम किया। बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर कर दोगे, और एक बच्चा अगर कहीं से गांव से निकलता है ना तो आसपास के बहुत सारे बच्चे उससे इंस्पायर होकर के बहुत कुछ आगे बढ़ जाते हैं। और ख़ास करके लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ये कर दिया ना, यकीन मानिए कि आप हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे। जिस जगह पर आप हो वहाँ से आप निकाल दिए, यकीन मानो कि आप कहाँ पहुँचोगे जो आप भी नहीं सोचोगे। अगर आपको सच में करना है तो पूरा दम लगा दीजिए, चाहे आसपास का माहौल क्या कहे। अगर आप सच में करना चाहते हो, आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, तो अपने मम्मी पापा को कन्विंस कीजिए कि मम्मा मुझे ये करना है, पापा मुझे ये करना है, तो यू हैव टू डू, चाहे कोई भी है, डजंट मैटर। समझ रहे हो? तो अगर आपको इस यहाँ जाना है, एनडीए में जाना है ना, एनडीए करना है, तो दैट्स इट, आपको इन प्रोसेस पे करना है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बचा जेई और नीट, तो जेई और नीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो जो ठीक नहीं है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा वो जेई और नीट के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाएंगे कि फिर कैसे करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये क्लास 10th का बच्चा भी फॉलो कर सकता है, क्लास 11th का बच्चा भी, और क्लास 12th का बच्चा के लिए तो बनाए ही हैं, लेकिन 11th और 12th का भी सेम पैटर्न को फॉलो कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। आपको अगर सिर्फ एनडीए नहीं, कोई भी एग्ज़ाम में अगर उतरना है तो गोल बनाइए, क्योंकि 12th सिर्फ फोकस नहीं है, हमारा 12th के बाद में क्या करना है वो, क्योंकि मुझे पता है कि आप संसाधन के अभाव में पढ़ रहे हो, कितना तकलीफ़ों से पढ़ रहे हो, और आप जानते हो कि आप किस माहौल में, किस सिचुएशन में हो। आप अगर उस माहौल से निकलना चाहते हो तो पढ़ाई और एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा आपका सबसे बड़ा वेपन और हथियार है। प्लीज़ उसका सही से इस्तेमाल करें और अपने आसपास के लोगों को स्ट्रांग बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, तब तक बने रहिए हमारे साथ।